हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो पेपर सेकंड का जो पार्ट है उसका टेस्ट नंबर 13 है। तो जल्दी से हम आज के प्रश्नों को देख लेते हैं कि आज के प्रश्न क्या क्या थे। तो पहला प्रश्न था, इनका 3 लाइनों में उत्तर लिखना था। 3 मार्क का क्वेश्चन थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय और वर्तमान सतर्कता आयुक्त का नाम बताना था। ठीक है ना। तो वर्तमान सतर्कता आयुक्त कौन है या वर्तमान सतर्कता आयुक्त का नाम बताना था। दूसरा क्वेश्चन था इसमें 20 नंबर का, केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। और तीसरा क्वेश्चन था, जिला उपभोक्ता आयोग को बताना था, या जिला उपभोक्ता फोरम या जिला उपभोक्ता आयोग, इनको बताना था। दूसरे नंबर के जो हमारे क्वेश्चन है तो उसमें पहला था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं को बताना था। ये 5 लाइन में लिखना था आपको। ठीक है ना, 5 लाइन्स में आपको इसको लिखना था। और दूसरा जो B नंबर क्वेश्चन था, इसी दूसरे में, मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन में टिप्पणी लिखी। वही मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन जो है उस पर टिप्पणी लिखना था। और पहला था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषता लिखनी थी। तो देखो, मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों की कॉपी देखता हूं। ठीक है, आप में से कई लोग जो हैं वो 12-12 लाइनों में लिख रहे हैं। ठीक है ना। कई लोग जो है 5 मार्कर में निष्कर्ष भी लिख रहे हैं, वो निष्कर्ष भी बना रहे हैं उसमें। ठीक है ना। कुछ लोग इंट्रो को 2-3 लाइनों में लिख रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं करना है आपको, टू द पॉइंट लिखना है उसमें। ऐसा तब आप करें जब आपके पास कोई उत्तर ना हो। ठीक है ना। आपके पास कोई उत्तर नहीं हो, उसका सही जानकारी ना हो, तो आप इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग करें। कोशिश ये करें कि हम छोटे से छोटी लिखने की कोशिश करें, 5 लाइनों में, 6 लाइनों में। 6 लाइन देखो आयोग के नोटिफिकेशन में दिया है, आप सब लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको रोज़ रोज़ इसलिए आपको ये बताता हूँ जिसमें आप लोगों को क्या हो कि आप लोग सही तरीके से आ जाए और सही तरीके से 6 लाइनों में लिखें, नहीं तो बाद में आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। और आपके पास जो भी मटेरियल आपके घर में अवेलेबल है जिससे आप पढ़ रहे हैं, जो भी मटेरियल यहाँ से भेजा जाता है, रफ मटेरियल, आपको कोशिश ये करनी है कि उसको छोटा से छोटा करो। ठीक है ना। 5 मार्क के हिसाब से आपको दिमाग में रखना है चीज़ों को। ठीक है ना, करना है। और जो हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन था वो था भाई 200 शब्दों का क्वेश्चन था। 11 मार्क का क्वेश्चन था। 11 मार्क का क्वेश्चन, 2 शब्दों का क्वेश्चन था। राष्ट्रीय महिला आयोग पर टिप्पणी लिखना था। ठीक है ना। और उसके कार्यों और शक्तियों को समझाना था। ये 11 मार्कर में करना था, मतलब 2 पेज में इसको लिखना था। और इन सारे क्वेश्चनों को 25 मिनट में करके आपको भेजना था। जो लोग 25 मिनट के अंदर, पेपर डलने के 25 मिनट या 30 मिनट के अंदर अंदर कॉपी भेजते हैं, उन्हीं को मैं सोचता हूँ कि वही टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो वही लोग टेस्ट सीरीज रियलिटी में दे रहे हैं। और बाकी लोग जो, कुछ लोग अपनी मजबूरी के कारण, कोई लोग जॉब प्रोफेशनल हैं तो वो रात में भेज पाते हैं। ठीक है ना, तो उनका चल जाता है। लेकिन बाकी जिन लोगों की मजबूरी नहीं है वो कोशिश यही करें कि भाई आप 30 मिनट के अंदर करो। आपको रोज़ टॉपिक मिल जाते हैं, रोज़ सब कुछ मिल जाता है। आपको भाई याद करके उसको रखना, और 11 बजे आपको बिल्कुल तैयार रहना है टेस्ट देने के लिए। चलिए फिर आज जल्दी से हम देख लेते हैं आज के मॉडल आंसर। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन था, केंद्रीय सतर्कता आयोग को बताना था। तो देखिए, मैंने पहली लाइन क्या बता दी, यह एक भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है। मैंने केंद्रीय सतर्कता आयोग को बता दिया कि भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है। और फिर सीधे मैं जो प्रश्न में पूछा गया उस पर आ गया। तुरंत मैं बताने लगा कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और वर्तमान आयुक्त कौन है भाई, संजय कोठारी है वर्तमान आयुक्त। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आपने 3 डायमेंशन दे दिए इसमें। तो आपने बता दी कि एक भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है, मुख्यालय नई दिल्ली है, वर्तमान आयुक्त कौन है, संजय कोठारी। ठीक है ना। आपको कोशिश ये करना है कि देखो, छोटा से छोटा लिखो, छोटे से छोटे में निपटा दो, 3 लाइनों में निपटा दो। ठीक है ना, छोटा छोटा वर्ड लिख के कर दो। और बाकी कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो नहीं होते हैं, ठीक है ना, 3 लाइनों वाले, तो उनको फिर आपको वैसे करना है। ठीक है ना, जो छोटे छोटे नहीं निपट सकते तो इस प्रकार से आपको पैराग्राफ में भी उनको लिखना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है। केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन था। तो नियुक्ति मैंने बता दी राष्ट्रपति द्वारा, एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। और समिति में सदस्य देखो मैंने बता दिए, प्रधानमंत्री बता दिया मैंने, लोकसभा में विपक्ष के नेता बता दिया मैंने, और एक कैबिनेट मंत्री जो होता है। तो ठीक है ना। तो भाई नियुक्ति कौन करता है इनकी, राष्ट्रपति करते हैं, एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करते हैं। और समिति में सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री। देखो, अब मैं समिति में जो सदस्य लिखे, यदि मैं इनको ऐसे नीचे समिति में सदस्य डाल के, डैश डाल के, और फिर मैं ऐसे नीचे लिखता कि ये लिखा, फिर मैंने प्रधानमंत्री, फिर मैंने लिखा लोकसभा में विपक्ष के नेता, फिर मैंने लिखा कैबिनेट मंत्री, तो देखो आप 4-5-6 लाइनों में जा रही ना जैसी। तो इस तरीके से नहीं करना चीज़ों को।
आपको 3 लाइनों में लिखने की कोशिश करनी है। आप एक लाइन में देखो इसको लिख दो, जैसे एक लाइन में लिखा ना सब, तो आपका बन जाएगा, आपका उसमें हो जाएगा। उसमें देखो फिक्स लाइन आएगी, 2019 जैसा आएगा, फिक्स लाइनें आएंगी उसमें, तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से करना था। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था वो जिला उपभोक्ता फोरम या जिला उपभोक्ता आयोग को बताना था। तो देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। पहले मैंने जिला उपभोक्ता आयोग को बता दिया कि भाई क्या है ये, यह जिला स्तर पर उपभोक्ता मामलों की सुनवाई करता है। तो जिला स्तर पर भी होता है एक उपभोक्ता आयोग या उपभोक्ता न्यायालय, राज्य स्तर पर भी होता है, और फिर क्या होता है राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ठीक है ना, सबकी अलग अलग क्या होती है अधिकारिता होती है। तो मैंने इसका अध्यक्ष को बता दिया कि भाई जिला स्तर पर जो रहता है उसका अध्यक्ष कौन है, जिला न्यायाधीश है। त्यागपत्र मैंने बताया कि ये जो अध्यक्ष है त्यागपत्र किसको देता है, राज्य सरकार को देता है। राज्य सरकार ही इनकी वेतन वेतन भत्ते भी इनको देती है। फिर मैंने इसकी अधिकारिता बता दी, भाई अधिकारिता बताना जरूरी है। तो मैंने अधिकारिता बता दी कि 1 करोड़ रुपये तक के मामले, अब चीज़ें अब बढ़ गई हैं आपके में पता नहीं क्या लिखा, 1 करोड़ रुपये तक के मामले जो हैं उसकी ये सुनवाई करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये हमारा हो गया उपभोक्ता आयोग हो गया। अब हमारे जो दूसरे नंबर के क्वेश्चन थे उनके 5 से 6 लाइनों में लिखना था। आयोग के अनुसार 5 से 6 लाइन, हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन, और 7 से 8 लाइनों से ज़्यादा आप यूज करने की बिल्कुल कोशिश न करें। और आप, मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि आप एक बार जरूर आयोग का जो नोटिफिकेशन है उसको जरूर पढ़ लें। फिर हम देखते हैं भाई 73 में संविधान संशोधन की विशेषताओं को बताना था। 73 में संविधान संशोधन जो है उसकी विशेषताओं को बताना था। देखो कोई इंट्रो का खेल नहीं है, विशेषताएं पूछी सीधा लिख दो 73 में संविधान संशोधन की विशेषताएं। ठीक है ना, और डैश लगा के यहाँ से ऐसे ऐसे डैश लगा के नीचे से लिखना चालू कर दो, या फिर ऐसा लिख दो कि 73 में संविधान संशोधन की विशेषताएं, सॉरी 73 में संविधान संशोधन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है ना, इस प्रकार कर दो। फिर देखो विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ग्राम सभा बता दी मैंने, ग्राम सभा आर्टिकल 243 से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। पंचायतों का गठन आर्टिकल 243B त्रिस्तरीय पंचायतों की बात करता है। ये 73वां संविधान संशोधन बोलता है त्रिस्तरीय पंचायतों, ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो। अब देखो इनके नाम अलग अलग हैं अलग अलग स्टेट में, कहीं इनको कुछ बोलते हैं कहीं इनको कुछ बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन है ये त्रिस्तरीय ढांचा, तो त्रिस्तरीय क्या है, ढांचा है। फिर आरक्षण, ग्राम पंचायतों में आरक्षण की बात भी होती है कि भाई SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है, और महिला को 1/3 आरक्षण है। और मध्य प्रदेश में ग्रामीण पंचायती राज में कितना 50% आरक्षण है। देखो आप ये छोटा छोटा देखो कितना छोटा छोटा लिख रहा है, आप यहाँ तक 5 लाइन कर सकते हैं आराम से चाहें तो। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको क्या होगा, नंबर अच्छे मिलेंगे, आपकी लाइनें भी क्रॉस नहीं होंगी ज़्यादा। तो कोशिश आपको यही करना है, आप याद करोगे ना जब अच्छे से चीज़ों को, और जब आप दोगे उसको अटेंड करोगे तो आपसे आ जाएगा। फिर देखो पंचायतों का कार्यकाल आर्टिकल 243E सामान्यता बता दिया 5 वर्ष है। तो सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। और यदि भंग हो जाती है बीच में, मान लो सरपंच की मृत्यु हो गई या किसी कारणवश भंग हो गई, तो 6 माह के भीतर पुनः चुनाव होते हैं। और राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई 243 में, आपने इसका नाम सुना होगा। ये क्या करता है भाई, पंचायतों को, ठीक है ना, क्या कहते हैं कि किस प्रकार से वित्त उपलब्ध कराया जाए, किस प्रकार से चीज़ें, इन सबकी वो क्या करता है, सलाह देता है। तो राज्य वित्त आयोग के गठन की बात भी की गई है राज्यपाल द्वारा। ये लगती है ये विशेषताएं होंगी। देखो आप इस तरीके से आपको करना था, ये छोटी छोटी विशेषताएं होंगी, इन्हीं को आपको बड़े रूप में कर देना। जब 11 मार्कर में आ जाएगा 73 में संविधान संशोधन की विशेषताएं बताओ, तो तब आपको क्या करना है, इंट्रो का यूज करना कि 73 में संविधान संशोधन कब पारित हुआ, कैसे हुआ। ठीक है ना, फिर आपको बताते हुए फिर उसकी जो विशेषताओं को आपको आपको क्या करना है, ब्रीफली डिफाइन करना है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर था मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन को समझाना था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन क्या है, तो मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन इस प्रकार से देखो, देखते हैं हम लोग। तो देखिए किस प्रकार, पहले मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन के लिए कितनी संस्थाएं हैं भैया, 3 संस्थाएं होती हैं। एक होती है नगर पंचायत, बहुत छोटे जो क्षेत्र होते हैं उनमें नगर पंचायत होती है। दूसरी होती है नगर पालिका, तीसरी होती है नगर निगम, सबको पता है। ठीक है ना, कि नगर पंचायत होती है बहुत छोटे क्षेत्रों में, नगर पालिका होती है, फिर होती है नगर निगम होती है। नगर पालिका जब बढ़ जाती है, नगरीय क्षेत्र जब बढ़ जाता है तो उसको नगर निगम बोलते हैं।
नगर निगम मतलब उसको बना देते हैं। तो देखो संख्या बता दी मैंने कि भाई नगर पंचायत कितनी है एमपी में, 285 से अथवा 294। देखो आपको देख लेना ये आंकड़ा कितनी है, ठीक है ना, रियलिटी में। फिर मैंने क्या बता दी, मैंने इसकी बता दी नगर पंचायतों की संख्या बता दी। फिर मैंने नगर पालिका की संख्या बता दी 98 है, और नगर निगम की संख्या बता दी 16 है। फिर मैंने जनसंख्या बता दी भाई 5 से 20 हज़ार की आबादी पर नगर पंचायत होती है। दूसरा उसके पहले देखो गठन, संक्रमणशील क्षेत्र। संक्रमणशील क्षेत्र से मतलब है, संक्रमणशील क्षेत्र होते हैं ऐसे क्षेत्र जो अभी क्या हैं, गांव हैं, और वो मिश्रित रूप में गांव और नगर का, जहाँ पर देखो गांव मतलब कुछ एरिया ऐसा लगता है कि गांव जैसा है, और कुछ एरिया लगता है कि नगर जैसा है, ठीक है ना। कई आप अपने आसपास देखते हुए कई तहसीलें होंगी, कई जगह होंगी, नगर पंचायत है वहाँ पे। तो वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वो गांव से शहर की ओर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, गांव से वो शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, संक्रमणशील हैं। मतलब वहाँ पे गांव की चीज़ें भी आपको देखने मिल जाएंगी, खेत भी देखने मिल जाएंगे, ठीक है ना, और शहरी माहौल भी आपको हल्का फुल्का देखने को मिल जाएगा, तो वो संक्रमणशील क्षेत्र कहलाते हैं। तो जो गाँव से डेवलप हो रहे हैं कि नगर की ओर डेवलप हो रहे हैं, उन वहाँ पर क्या होती है, नगर पंचायत होती है। अब जो नगर पालिका होती है वो लघुत्तर श्रेणी में होती है भाई, जो छोटे शहर होते हैं उनमें नगर पालिका होती है, ठीक है ना। और ये जो नगर निगम होती है वो बृहत्तर क्षेत्रों में होती है, आपको पता ही होगा 16 नगर निगम है एमपी में, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सब मिला के, उज्जैन, देवास, ठीक है ना, खंडवा भी है, ग्वालियर भी है, जबलपुर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से रीवा है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, मुरैना भी है। तो जितने भी 16 आप, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं फिर क्या है, जनसंख्या बता दी गई 5 से 20 हज़ार की आबादी में नगर पंचायत होती है, 20 हज़ार से अधिक पर क्या होती है, 20 हज़ार से अधिक तथा 1 लाख तक की आबादी पर क्या होती है, नगर पालिका होती है। 1 लाख से ऊपर जनसंख्या पर क्या आ जाती है भाई, नगर निगम की बात आ जाती है। फिर वार्ड संख्या बता दी गई 15 से 40, इसमें होती है वार्ड संख्या, इसमें भी भैया नगर पालिका में भी वार्ड संख्या 15 से 40 होती है, और इसमें 40 से 70, कई कई जगह ज़्यादा हो सकते हैं, 70 से भी अधिक हो सकते हैं, 80-90 हो जाएँ, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। लेकिन हमें एक मिनिमम बताना है, हम एक उत्तर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरी नहीं है उसको बिल्कुल करेक्ट चीज़ें लिखें। फिर मनोनीत सदस्य भी होते हैं, देखो इनमें मनोनीत सदस्य भी होते हैं, 2 होते हैं। देखो यहाँ नगर पंचायत में 2 लोग मनोनीत होते हैं, यहाँ पर 4 लोग मनोनीत होते हैं, यहाँ पर 6 लोग क्या होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। कार्यकाल बता दिया, देखो मैंने इसका 5 वर्ष, उसका इसका भी 5 वर्ष होता है, इसका भी 5 वर्ष होता है। मुख्य अधिकारी बता दिए, देखो नगर पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, ठीक है ना, और नगर निगम हो गई, इन सब में क्या होता है, एक अधिकारी होता है, एक अधिकारी बैठता है। नगर पालिका नगर पंचायत के अधिकारी को बोलते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ठीक है ना, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, CMO, समझ रहे ना, CMO, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर। तो ये MPPSC से पोस्ट भरती है, ये वाली MPPSC से ये वाली पोस्ट भरती है, ठीक है ना। और जो इसका जो मुख्य अधिकारी होता है काय का, नगर निगम का, वो होता है नगर निगम आयुक्त तो बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और वो होता है IAS अधिकारी, वो होता है IAS। नगर पंचायत और नगर पालिका तक भैया MPPSC वाले रहते हैं, और बाद में यहाँ पर नगर निगम आयोग जो होता है वो IAS अधिकारी होता है। ऐसे ही जो जनपद पंचायत में भी होता है, जनपद पंचायत का जो CEO होता है वो MPPSC से भरती है पोस्ट, लेकिन जो जिला पंचायत होता है, जिला पंचायत का जो CEO होता है वो IAS होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और भैया चुनाव देखो, प्रत्यक्ष चुनाव है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। अभी देखो कमलनाथ सरकार आई थी, कमलनाथ सरकार ने एक नियम निकाला था, देखो जहाँ तक मुझे ध्यान हो, आप लोग उसको देख लेना, मुझे ध्यान है कि अभी वो नियम चेंज नहीं हो पाया, मतलब चेंज हो गया अब शायद। तो कमलनाथ सरकार ने बोला था कि भाई अब प्रत्यक्ष चुनाव होगा, जो पार्षद होते ना, जैसे जो वार्ड होते 15 से 40 वार्ड, प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद होता है, प्रत्येक वार्ड का एक पार्षद हो जाए जो निर्वाचित होता है। ये पार्षद मिलकर क्या करेंगे, अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के। तो इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बोली थी, कमलनाथ ने, करेंगे हम। तो बाद में ये शायद चेंज हो गई है अभी भी, या फिर वो चेंज नहीं कर पाए कमलनाथ। तो मुझे ध्यान है जहाँ तक, आप देख लेना कि प्रत्यक्ष ही चुनाव है अभी, कि जनता सीधी चुनती है। उन्होंने बोला था, कमलनाथ ने बोला था कि अध्यक्ष का चुनाव जो है नगर पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के, वो जो पार्षद मिलकर करेंगे, और पार्षद सीधे निर्वाचित होंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे, अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था वो लाने की कोशिश की थी उन्होंने, और वो आई नहीं है। तो देखो इस प्रकार से आपका हो गया, जिन मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन इस प्रकार से हो गया, आपको इस प्रकार से करना था। संख्या बता दिया आपने, गठन बता दिया, जनसंख्या बता दी, वार्ड संख्या बता दी, मनोनीत सदस्य बता दी, कार्यकाल बता दिया, मुख्य अधिकारी बता दिया इसके, और भैया अध्यक्ष बता दिया इसका, अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। देखो ठीक है ना, ये हो गया भाई, ये मैंने आपको ज़्यादा बता दिया,
ठीक है ना। आप चाहो तो इसको यहाँ तक कर लो, आपको 5 से 6 लाइनों में लिखना, यहाँ तक आपका आंसर खत्म हो गया, ठीक है ना। ये हो गया खत्म, कार्यकाल तक आपका आंसर खत्म। आपको 5 नंबर में से 4 नंबर मिल जाएंगे यदि आप इस तरीके से लिखोगे, समझ रहे ना। यदि इस तरीके से लिखोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से करना, भाषा लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आपको ये वो ध्यान में रखना है, 5 लाइनों में आराम से आ जाएगा। और मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा लिख देता हूँ, 7 से 8 लाइनों का यूज मैं भी कर देता हूँ। मैं इसलिए यूज करता हूँ आपको 7 से 8 लाइनों का, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दे सकूँ मैं इस टेस्टरी के माध्यम से भी, ठीक है ना। और जो लोग ये नोट्स परचेज किए हुए हैं उनको तो नोट्स में क्या कहते हैं सब मिल रही हैं, ये सब किया हुआ। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 3, जिसका भैया 11 मार्क का क्वेश्चन था, 200 वर्ड में लिखना था, मतलब 2 पेज में इसको करना था। तो देखते हम लोग किस प्रकार किया हम लोगों ने। सबसे पहले भाई इस क्वेश्चन क्या आता है कि महिला आयोग, ठीक है ना, महिला आयोग के ऊपर क्वेश्चन था। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय महिला आयोग पर टिप्पणी लिखते हुए उसके कार्यों में शक्तियों से समानता। राष्ट्रीय महिला आयोग पर टिप्पणी लिखनी थी, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, कैसा है, और फिर उसके कार्यों को बताना था, उसकी शक्तियों को बताना था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। 11 मार्क का क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन हम लोग 15 मार्कर में करते थे 2019 में, और यही क्वेश्चन अब 11 मार्कर हो गए हैं। कई सारे 6 मार्कर क्वेश्चन जो हैं, जो जिनमें अच्छा मटेरियल उपलब्ध है मार्केट में, वो 11 मार्कर हो गए हैं। तो इस प्रकार से करना था। तो देखते हम किस प्रकार से किया। हम सबसे पहले इंट्रो देते हैं कि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति को सुधारने हेतु तथा उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों से संरक्षण हेतु, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे संरक्षण हेतु 1990 में क्या हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया सरकार द्वारा। सरकार 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित की। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1980 के तहत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। वही राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया, उसके तहत फिर 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कर दिया। और फिर मैंने बता दिया कि यह एक संवैधानिक निकाय है। तो आप लोग इतना सब बताया ना कि यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद में देखो मैं राष्ट्रीय महिला आयोग का संगठन बता देता हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग में कौन कौन होता है। तो देखो इसका एक अध्यक्ष होता है जो महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध हो, ठीक है ना। जो महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध हो, कोई आंदोलन चलाया हो महिलाओं के लिए, या ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करता हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया एक अध्यक्ष इसका। फिर इसमें 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में एक समाजशास्त्री होता है, एक होता है विधिवेत्ता होता है, एक श्रमिक संगठन से होता है, एक औद्योगिक प्रबंधन का उसको ज्ञान हो, एक होता है प्रशासन का ज्ञान हो उसको, समझ रहे हैं। ये अलग अलग क्षेत्र, एक समाजशास्त्री होगा, एक विधिवेत्ता है, श्रमिक संगठन का भी ज्ञान हो, औद्योगिक प्रबंधन का भी ज्ञान हो, प्रशासन का भी। 2 महिलाएं इन सब क्षेत्रों में कार्य करती हैं। देखो समाज में सामाजिक महिला आ जाएंगी जो घरेलू हाउस वाइफ हैं। विधिवेत्ता हो कि भाई कानूनी सहायता भी दे सके वो, समाजशास्त्री समाज को समझने के लिए, श्रमिक संगठन, कई महिलाएं फैक्ट्री वैक्ट्री में भी काम करती हैं, उद्योग प्रबंधन उद्योगों में काम करती हैं, प्रशासन से भी रिलेटेड होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से कि पता रहे उनको कि भाई महिलाओं के साथ में कहाँ कहाँ पे हरासमेंट होता है, या महिलाओं के अधिकारों का कहाँ कहाँ पे हनन होता है। तो इस प्रकार के कोशिश कीजिए कि भाई इन सब को डालो उसमें। तो हम देखते हैं नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। तो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कौन करता है, इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर हम बता देते हैं पदावधि। तो कार्यकाल इनका 3 वर्ष है और पुनर्नियुक्ति की पात्रता है। तो 3 वर्ष इनका कार्यकाल है और पुनर्नियुक्त ये हो सकते हैं। अब आते हैं कार्य। तो आपको कार्य लिख देने से कुछ जो भी कार्य है। तो महिला उत्पीड़न से संबंधी मामलों की शिकायत जांच करना व उनके संबंध में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जो महिला उत्पीड़न से संबंधी कोई भी शिकायतें हैं उनकी जांच करता है और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव संबंधी मामलों की जांच करना, महिलाओं हेतु निर्मित सुरक्षा संबंधी कानूनों का अध्ययन करना, महिला अधिकारों के क्षेत्र में शोध व अनुसंधान करना। तो देखो महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव संबंधी जो मामले हैं उनकी जांच करता है, उन पर संज्ञान लेता है, स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। जैसे किसी महिला से किसी व्यक्ति ने अभद्र भाषा का उपयोग किया या उसका अपमान करने की कोशिश की, महिला आयोग के संज्ञान में ये आ गया, तो महिला आयोग उससे पूछ सकता है भाई आपने ऐसा क्यों किया, उस पर कार्रवाई कर सकता वो। सिविल न्यायालय की शक्ति है महिला आयोग को। और भैया उनकी से संबंध जो महिलाओं से संबंधित जो कानून होते हैं उनका अध्ययन करता है, और जो कानून सरकार बनाती है सरकार को कानून बनाने में मदद भी करता है महिला आयोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर पीड़ित महिला व उसके परिवार के 3 सदस्यों के लिए तात्कालिक अंतरिम राहत देने और अनुशंसा करना। तो जिस प्रकार पीड़ित है कोई महिला, किसी प्रकार का भाई घरेलू हिंसा हुई, कुछ भी हुआ उसके साथ में, तो उसको ये राहत मिलती है सरकार की तरफ से, सहायता के लिए वही प्रस्ताव देती है, बताती है कि भाई सरकार को बोलती है कि नहीं करो, सलाह देती है। फिर महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व, उन्नति में बाधक तत्वों कारणों की पहचान करना। वही सब चीज़ें हैं कि भाई
कौन सी चीज़ें हैं जो महिलाओं की प्रगति में बाधा बन रही हैं, ठीक है ना, उनको देखना। फिर सबसे लास्ट है संघ तथा राज्यों के महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन। जो संघ तथा राज्यों की महिलाएं हैं उनके विकास की प्रगति का क्या करना, मूल्यांकन करना। फिर देखो शक्तियाँ आती हैं, शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो इनकी शक्तियाँ भाई, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त महिला आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन देती है केंद्र सरकार को, जिसे संसद में के समक्ष रखा जा सकता है। केंद्र व राज्य सरकारें नीति निर्माण करने से पूर्व महिला आयोग से परामर्श प्राप्त करेंगी, ठीक है। केंद्र व राज्य सरकारें नीति निर्माण करने से पूर्व महिला आयोग से परामर्श प्राप्त करेंगी या महिला आयोग से परामर्श प्राप्त करती है। ये उसकी शक्तियाँ हुई। आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हैं। सिविल न्यायालय की जितनी भी शक्तियाँ आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई किसी को, समझ रहे हैं ना आप, किसी को किसी से वो मतलब पूछ सकती है सिविल न्यायालय की तरह, ठीक है ना। तो गवाह को प्रस्तुत कर सकती है, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बोल सकती है। ये सब चीज़ें सिविल न्यायालय की हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी शक्तियाँ। आप और लिख सकते हैं शक्तियों में चाहें तो। फिर मैंने थोड़ी सी कमियाँ बता दी। कमियाँ क्या है भाई, सलाहकारी भूमिका, सलाह दे सकती है केवल। दंडिक अथवा बाध्यकारी प्रकृति का अभाव, भाई कुछ भी कह दे, दंड नहीं दे सकती वो, सिविल न्यायालय की शक्ति है उसको। तो दंडिक वो नहीं है, कोर्ट के माध्यम से दंड मिलेगा। इच्छा शक्ति का अभाव है भाई, क्या होता कई बार क्या होता कि गलत लोग बैठ जाते, महिला आयोग में भी गलत लोग बैठ गए, इच्छा शक्ति का अभाव, या फिर राजनीतिक लोग बैठ जाते, समझ रहे हैं। जैसे कोई मान लो कोई भी पार्टी है, मैं नाम नहीं लूँगा आप, तो जैसे कोई भी पार्टी है तो उसने अपने अपने से रिलेटेड इसका अध्यक्ष बना दिया महिला आयोग का। अब वो क्या कर रही कि उस पार्टी का जो कोई इंसान है उसने क्या कहते हैं वो किया, महिलाओं के अधिकारों का हनन किया, तो लेकिन वो उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। जबकि कोई और करता है, है ना, कोई भी व्यक्ति करता है तो उस पर वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस पार्टी के से रिलेटेड लोगों के ऊपर नहीं करेंगे। तो ये सब होता है चीज़ें। तो इच्छा शक्ति का अभाव होता है, ठीक है ना। आयोग लोग बैठ जाते कई बार। और पर्याप्त संसाधनों वित्त का अभाव, देखो ये पर्याप्त साधनों वित्त, तो देखो इंडिया की कोई भी संस्था हो उसमें आप कमी जब लिखो ना तो आप ये लिख सकते हैं, इसरो तक को भी घुसेड़ दो आप। इसरो में भी, इसरो भी आता है ना कभी, इसरो हम पढ़ेंगे आगे जाके, DRDO पढ़ेंगे, तो उनमें आप ये लिख सकते हैं पर्याप्त साधन नहीं है भैया इनके पास में, पर्याप्त वित्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मंगलयान जैसा मिशन पहुंचाते हैं, ऑर्बिटर मिशन चाइना के पहले। तो फिर भी हम लोग टैलेंटेड, हम कम बजट में भी करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। फिर ये सब हो गया आपका भाई, पूरा हो गया। ये कमियाँ बता दी। लास्ट में हल्का सा छोटा सा निष्कर्ष लिख दो, आप अपने अनुसार निष्कर्ष लिख सकते हैं। मुझे छोटा सा निष्कर्ष लिखना था आज, मैंने छोटा सा निष्कर्ष लिख दिया कि उपरोक्त कमियों के बावजूद भी महिला आयोग महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। भैया कमियाँ हैं, बहुत सारी साधन नहीं है, फिर भी क्या है, महिलाओं की रक्षा के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है। तो ये हो गया निष्कर्ष आपका। तो आपको उस प्रकार से करना है। और देखो ये जो 11 मार्क का क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको क्या है, आप जब ये लिखोगे ना अपनी कॉपी में तो ये आपका 2 पेज से ऊपर चला जाएगा। ये सब पूरा आपका 2 पेज से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और मैं आपको इसलिए ज़्यादा इसमें लिख के दे देता हूँ कि इसमें आपके पास मटेरियल पहुँच जाए, डाटा पहुँचे, ठीक है ना। और जो लोग क्या कहते हैं वो किए हैं नोट्स हम लोगों के लिए हैं, तो उनको सब मिलना है उसमें। और बाकी मैं आपके भले की कोशिश करता हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी अच्छी से अच्छी चीज़ आपके पास पहुँच सके और आपकी डायमेंशन खुले, आप कुछ सीखें टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।